हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स कौन कौन से टाइप के क्लेम्स होते हैं, क्लेम क्या होता है और उस क्लेम को सेटल करने का तरीका क्या होता है, कौन से फॉर्म्स हमें उस क्लेम को सेटल करवाने के लिए लगते हैं, वो चीज़ों के ऊपर कवर करेंगे हम। इससे पहले हमने ये ऑलमोस्ट आखिरी सेशन है, ये सेकेंड टू लास्ट सेशन है। इसके पहले हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की जनरल कंसेप्ट को देख चुके हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग को देख चुके हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को देख चुके हैं, लाइफ इंश्योरेंस टाइप देख चुके हैं, कौन कौन से टाइप के प्लान होते हैं, टर्म प्लान, एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, यूलिप, और लाइफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है उसको देख चुके हैं, अंडर राइटिंग को देख चुके हैं, किस तरीके से अंडर राइटिंग होती है। तो ये हम सब चीज़ें लाइफ इंश्योरेंस में कवर कर चुके हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस के पार्ट का ये आखिरी टॉपिक है कि अभी हम लोगों ने सब कुछ तो कर लिया कि भाई डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, हमने प्रपोजल सबमिट कर दिया, हमारी अंडर राइटिंग हो गई, हमने किस तरीके के लाइफ इंश्योरेंस कौन सा प्लान लेना चाहिए वो समझ लिया। लेकिन अब जो आखिरी स्टेज होती है लाइफ इंश्योरेंस की वो होता है क्लेम। क्लेम यानी सब कुछ आकर यहीं पर रुक जाता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अच्छे से सेटल कर रही है तो वो बहुत ही अच्छी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अच्छे से सेटल नहीं कर पा रही है तो कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो क्लेम क्या है कि जो भी आप प्रीमियम भरते हैं उस प्रीमियम के अगेंस्ट जो भी आपका सम अश्योर्ड है, प्लस बोनस है, प्लस लॉयल्टी एडिशन है, या फिर जो भी डेथ क्लेम है, डेथ के टाइम पे जो भी आपको रिस्क कवर था वो आपको मिलना चाहिए। वो जो पैसा है, वो जो अमाउंट है, वो होता है क्लेम अमाउंट। ठीक, तो तीन चीज़ें कवर करने वाले हैं इस बार: कंसेप्ट ऑफ क्लेम्स, टाइप्स ऑफ क्लेम्स और फॉर्म्स टू बी सबमिटेड फॉर क्लेम्स। एक चीज़ और कवर करेंगे कि कब क्लेम्स आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ठीक, तो अब फर्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मैं चलूँ तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, IRDA's प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट रेगुलेशन 2017। तो देखिए, जिस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई हैं, उसी तरीके से 2017 में IRDA ने अपनी एक प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट रेगुलेशन एक रूल लेकर आया है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। इस रूल के तहत कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं, जो पॉलिसी होल्डर के राइट्स हैं, उनको सेफगार्ड, उनको सुरक्षित रखने का काम किया गया। ठीक, तो ये 2017 में लाया गया। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशन ये कब आया है, तो ये 2017 में आया है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुड पे क्लेम विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम इंटीमेशन। ठीक, अगर आपने क्लेम के लिए इंटीमेट किया है तो 15 दिन के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उसकी ड्यूटी बनती है कि 15 दिन के अंदर वो आपके क्लेम को पे करे। ठीक, लेकिन अगर इसी में सेकंड पॉइंट देखें तो ये थोड़ा सा वैसा है, कंफ्यूजिंग सा है कि डेथ क्लेम शैल बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, कोई कंज्यूमर है, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास गया क्लेम लेने के लिए। ठीक, उसने इंटीमेशन दिया कि मेरे ये लाइफ एश्योर्ड जो है, ये जो कस्टमर है, इनकी डेथ हो गई थी और उनके नॉमिनी क्लेम लेने के लिए गए कि इनकी डेथ हो गई। इन्होंने इंटीमेशन दे दिया किसको, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी की क्या ड्यूटी है कि वो बोले कि आपने इंटीमेशन दे दिया, अब आप आके डॉक्यूमेंट सबमिट करें। ठीक, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, 15 दिन के अंदर ये चीज़ किसको बतानी रहेगी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को बताएगी, नॉमिनी को बताएगी कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, आप इसको सबमिट करो। जैसे ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी के पास आ गए, रिसिप्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो 30 डेज़ के अंदर, ये वाले 15 डेज़ भी याद रखना और ये 30 डेज़ भी याद रखना, तो 30 डेज़ के अंदर उनको क्लेम सेटलमेंट करना है। ये 15 डेज़ के अंदर, ये जो 15 डेज़ हैं, इसके अंदर क्या इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि मुझको आप ये डॉक्यूमेंट्स ला के दीजिए।
वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, ठीक है, या फिर बोलेगी, या फिर डिसीजन लेगी कि भाई आपका क्लेम हम किस तरीके से सेटल करें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है 15 डेज और 30 डेज में डिफरेंस, कि 30 डेज रिसिप्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट आने के बाद 30 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटलमेंट करना है, ये IRDA के रूल में लिखा हुआ है, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन आती है। मान लीजिए किसी ने आज इंश्योरेंस लिए, 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, 2 दिन बाद डेथ हो गई एकदम से, तो ये थोड़ा सा एक शक होने वाला विषय है, एक थोड़ा सा वैसा विषय हो जाता है कि भाई साहब इतनी जल्दी कैसे डेथ हो गई, इंश्योरेंस लिया और तुरंत ही डेथ हो गई। तो उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन होती है, और जो कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसको 90 डेज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी रहती है किसी भी कीमत पे। 90 डेज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, और इन 90 डेज़ के बाद अगर इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इन्वेस्टिगेशन जनरली अर्ली डेथ क्लेम में होती है। अर्ली नॉन अर्ली डेथ क्लेम क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन अर्ली डेथ क्लेम में जनरली इन्वेस्टिगेशन होती है। तो 90 डेज़ के अंदर इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी होती है कि उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे, मतलब 3 महीने के अंदर, और उस इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने के बाद अगली 30 दिन के अंदर उसको क्लेम सेटलमेंट करना पड़ता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 1 अगस्त को नॉमिनी गया और नॉमिनी ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो उसको 31 अगस्त को क्लेम मिल जाएगा, ठीक। क्लेम का पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक। अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1 अगस्त को जमा किए, 90 डेज मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। अक्टूबर नवंबर मतलब 30 नवंबर तक क्लेम सेटलमेंट करना है। तो ये 30 दिन हो गए। तो 1 अगस्त से 30 अक्टूबर तक उनका क्या हुआ, 90 दिन हो गए, और फिर उसके अगले 30 दिन के अंदर उनको क्लेम सेटलमेंट करना है। तो ये हमको समझ के चलना है, ठीक है। फिर बात आती है, इन केस ऑफ सर्वाइवल क्लेम मैच्योरिटी, इंश्योरेंस कंपनी शुड डायरेक्टली ट्रांसफर द अमाउंट टू कस्टमर्स बैंक अकाउंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट। इंश्योरेंस कंपनी अगर मैच्योरिटी है या फिर कुछ सर्वाइवल बेनिफिट है, ज़रूरी नहीं है हमेशा डेथ क्लेम ही आए, कुछ मैच्योरिटी भी आती हैं, कुछ सर्वाइवल बेनिफिट भी आते हैं, कुछ ऐसे प्लान्स भी होते हैं जिसमें बीच में मनी बैक मिलता है। तो इंश्योरेंस कंपनी की क्या ड्यूटी बनती है कि वो क्या बोले कस्टमर से वो बोले कि भाई साहब आप आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स जमा करवा दो, अगर नहीं है ऑलरेडी तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ जाएगा। पहले क्या होता था, पहले चेक भेजते थे, पोस्ट डेटेड चेक भेजते थे। मान लीजिए 10 अगस्त की या 10 जुलाई की आपकी मैच्योरिटी है, तो 10 जुलाई की डेट का चेक भेज दिया, 10 जुलाई की डेट का चेक भेज दिया जाता था कि भाई आप जाके 10 जुलाई के बाद इसको कभी भी इन कैश करवा सकते हो। तो बैंक अकाउंट डेट आजकल क्या होता है, डायरेक्ट NEFT ट्रांसफ़र होता है, बैंक अकाउंट में सीधा आ जाता है। RBI भी कहती है कि आप चेक वेक के चक्कर में मत पड़ो, आप तो डायरेक्ट NEFT ट्रांसफ़र कर दो। तो इंश्योरेंस कंपनी सीधा NEFT ट्रांसफ़र कर देती है कस्टमर के अकाउंट में। कब कर देती है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। जो ड्यू डेट है उसके पहले कर देगी, 2-3 दिन पहले, या फिर उसी डेट को करेगी, ठीक है। ये तो हो गए हमारे कुछ जनरल पॉइंट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लेम की, ठीक। तो एक क्लेम होता है जो सर्वाइवल क्लेम होता है, एक क्लेम होता है जो डेथ क्लेम होता है। सर्वाइवल क्लेम कौन कौन से होते, सर्वाइवल क्लेम मतलब जब जो लाइफ अश्योर्ड है, जिसने पॉलिसी ली है, लाइफ अश्योर्ड
इज अलाइव, जब जिंदा है। और डेथ क्लेम, लाइफ अश्योर्ड इज एक्सपायर्ड। ठीक, ये दो केसेस होते हैं। क्लेम दो टाइप के होते हैं, सर्वाइवल क्लेम और डेथ क्लेम। ठीक, अब सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट, सर्वाइवल क्लेम की बात करूं तो ये दो तीन टाइप के हो सकते हैं। सर्वाइवल क्लेम एक ही तरीके का नहीं होता, डेथ क्लेम तो एक ही तरीके का होगा। डेथ क्लेम भी खैर दो तरीके के होते हैं, लेकिन सर्वाइवल क्लेम की बात करूँ तो दो तीन तरीके के हो सकते हैं। तो कौन कौन से सर्वाइवल पेमेंट्स हो सकते हैं? पहला हो गया सरेंडर ऑफ पॉलिसी। सरेंडर ऑफ पॉलिसी में तो अब कोई इंश्योरेंस कंपनी को कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको इसी डेट पे जाके क्लेम सेटल करना है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कस्टमर। ठीक, अब अगर कोई कस्टमर आएगा और बोलेगा कि मुझे पॉलिसी सरेंडर करनी है, ये आप सरेंडर का फॉर्म लीजिए, मेरा आधार कार्ड लीजिए, पैन कार्ड लीजिए और कैंसिल चेक लीजिए, मुझे सरेंडर करनी है पॉलिसी। तो सरेंडर जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करेगा, उसके 15 दिन के अंदर, विदिन 15 डेज ऑफ, विदिन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन से? सरेंडर फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी का सरेंडर अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे, विल बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये होता है एक नॉर्मल सा प्रोसीजर। तो इसमें 15 दिन की बाउंडेशन है कि आपको फॉर्म मिल गया तो आपको वो करना है, लेकिन एक एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है कि भाई इसी टाइम पे सरेंडर करना है। कस्टमर कभी भी आ सकता। तो ये जो सरेंडर ऑफ पॉलिसी है, ये किस पे डिपेंड करेगा? कस्टमर पे डिपेंड करेगा कि हम मुझे सरेंडर करना है तो मैं जाके फॉर्म सबमिट कर दूँ। ठीक है, फिर बात आती है राइडर बेनिफिट की। अब कुछ राइडर होते हैं, मैंने बताया था ना, पिज़्ज़ा रहता है पॉलिसी, बेसिक पॉलिसी मतलब पिज़्ज़ा, राइडर मतलब ऊपर कुछ फीचर्स डाल दिए जाते हैं, तो वो टॉपिंग की तरह काम करते हैं। तो राइडर बेनिफिट मतलब क्रिटिकल इलनेस राइडर हो गया, क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंट राइडर। तो ये क्या राइडर क्या करते हैं कि भाई मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी पॉलिसी में एक्सीडेंटल राइडर एडेड है, तो वो क्या करेगा, जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास और बोलेगा कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी पॉलिसी में एक्सीडेंटल राइडर एडेड है, तो मुझे उसका आप क्लेम दे दो। तो वो एक सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट हो गया कि आदमी तो है, द कस्टमर इज़ अलाइव, लेकिन उसकी राइडर की जो है वो मैच्योरिटी हो गई। एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंटल राइडर की मैच्योरिटी हो गई। कोई क्रिटिकल इलनेस हुई, कैंसर हुआ या कोई भी ऐसी बाईपास सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर, कोई भी ऐसी सर्जरी या कोई भी ऐसा क्रिटिकल इलनेस हुआ, तो क्रिटिकल इलनेस राइडर की मैच्योरिटी हो गई। पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं हुई, लेकिन राइडर की मैच्योरिटी हो गई, वो फीचर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो वो फीचर एक्टिवेट हो गया तो उस फीचर का पैसा, उस राइडर का पैसा कस्टमर को दे दिया जाता है। ठीक, फिर बात आती है मैच्योरिटी क्लेम की। मैच्योरिटी क्लेम हमने देखा था, पार्टिसिपेटिंग प्लान होते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यूनिट लिंक प्लान और मनी बैक प्लान। पार्टिसिपेटिंग प्लान की जब मैच्योरिटी आ जाएगी तब वो मैच्योरिटी का फॉर्म सबमिट करेगा, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड देगा, आधार कार्ड देगा, पैन कार्ड देगा, कैंसिल चेक देगा और उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा जब मैच्योरिटी आ जाएगी। रिटर्न ऑफ प्रीमियम कौन से होते हैं? टर्म प्लान होते हैं, जिनको टर्म प्लान में हमको मालूम है कि हम अमाउंट भरते रहेंगे, अगर उस टाइम पे डेथ होती है तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, अगर डेथ नहीं होती तो वो अमाउंट फोरफिट हो जाता है। लेकिन रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या होता है, वो अमाउंट फोरफिट नहीं होता। आपने जितनी प्रीमियम भरी है 20 साल में, 25 साल में, जो आपका टर्म प्लान का ड्यूरेशन था, जैसे ही वो ड्यूरेशन खत्म होता है और डेथ नहीं होती तो आपका प्रीमियम जो है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम उस टाइम पे जब आपकी पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, टर्म प्लान ख़त्म हो जाएगा, तो आपको प्रीमियम रिटर्न कर दिया जाएगा, वो भी मैच्योरिटी क्लेम में आता है। यूनिट लिंक प्लान हम जानते हैं मार्केट से रिलेटेड है,
यूनिट लिंक्ड है, मार्केट लिंक्ड है, तो जो भी आपके उस टाइम पे फंड की वैल्यू होगी, एक तरीके से म्यूचुअल फंड वाला प्लान है, तो उस टाइम पे जो भी आपके फंड की वैल्यू होगी वो फंड की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो वो एक मैच्योरिटी क्लेम हो गया। फिर बात आती है मनी बैक प्लान की। तो मनी बैक प्लान जैसे हमारे LIC में 921, 920 ये मनी बैक प्लान है। तो मनी बैक प्लान में एक सर्टेन ड्यूरेशन, कुछ ड्यूरेशन में, जैसे हर 5 साल में आपको 20% पैसा मिलना है सम एश्योर्ड का, तो हर 5 साल में आपको 20% पैसा मिलता रहेगा, तो वो एक मैच्योरिटी क्लेम हो गई, वो एक सर्वाइवल बेनिफिट हो गया। जीवन उमंग एक प्लान है, होल लाइफ प्लान, जिसमें 15 साल के बाद पैसा मिलता है लाइफ लॉन्ग, तो हर साल उसमें भी पैसा मिलता है, तो वो एक टाइप का सर्वाइवल बेनिफिट, वो एक टाइप का मैच्योरिटी क्लेम हो गया। तो इस टाइप के सर्वाइवल बेनिफिट मैच्योरिटी क्लेम में आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मेन टॉपिक की डेथ क्लेम क्या होता है। डेथ क्लेम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में भी आपके बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और जब आप एग्ज़ाम पास करके फील्ड में उतरेंगे तो आपका जो एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का है, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल का जो मेन मोटो, जो मेन एम रहता है, जो लोगों की हेल्प करने का मेन मोटो रहता है, वो डेथ क्लेम सेटल करने पर ही फुलफिल होता है। ठीक है, तो डेथ क्लेम ही आपको सबसे सेटल करना है, जो एकदम प्रायोरिटी पे सेटल किया जाता है। ठीक, एक बार को अगर सरेंडर, एक बार को अगर मैच्योरिटी, सर्वाइवल बेनिफिट को अगर क्लेम को थोड़ा डिले भी हो जाए तो भी चलता है, लेकिन डेथ क्लेम एक ऐसा क्लेम है जिसको तुरंत सेटल किया जाना ज़रूरी है। ठीक, तो 2 टाइप के डेथ क्लेम होते हैं। पहला होता है अर्ली डेथ क्लेम, दूसरा होता है नॉन अर्ली डेथ क्लेम। अर्ली डेथ क्लेम मतलब जैसे किसी ने 1 अगस्त को पॉलिसी ली या 1 जुलाई को पॉलिसी ली, और 1 जुलाई से 3 साल होने तक, 3 साल होने से पहले उसकी डेथ हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? लेस देन 3 ईयर में डेथ हो गई, तो वो अर्ली डेथ क्लेम आ जाता है। अब अर्ली डेथ क्लेम में जनरली इन्वेस्टिगेशन होती है, जो मैंने पहले बताया था ना 90 डेज़ की इन्वेस्टिगेशन, वो अर्ली डेथ क्लेम में जनरली इन्वेस्टिगेशन होती ही होती है, अनटिल अनलेस कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जो एक ओपन एंड शट केस है। उसके अलावा अर्ली डेथ क्लेम में हमेशा इन्वेस्टिगेशन होती है। नॉन अर्ली डेथ क्लेम अगर 3 साल से ज़्यादा हो गए पॉलिसी को चलते हुए तो नॉन अर्ली डेथ क्लेम आता है। अब सेक्शन 45 इंश्योरेंस एक्ट का 1938 में जो इंश्योरेंस एक्ट आया था, उसका सेक्शन 45 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस जगह पे। सेक्शन 45 क्या कहता है कि भाई आपका क्लेम जो है, आपका क्लेम किसी भी ग्राउंड पे किसी भी कारण से 3 साल के बाद रिजेक्ट नहीं कर सकती इंश्योरेंस कंपनी, चाहे कोई भी वजह हो। इंश्योरेंस कंपनी 3 साल के बाद आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर रिजेक्ट करती है तो आप डायरेक्ट बीमा लोकपाल या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इन्होंने हमारा क्लेम रिजेक्ट किया है। ठीक, किसी भी ग्राउंड पे, अनटिल एंड अनलेस वो फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ना हो। ठीक, क्लेम रिजेक्शन क्यों होता है वो भी उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन सेक्शन 45 क्या कहता है कि किसी भी ग्राउंड पे आप इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज में देखा गया है कि अगर टर्म प्लान लिया किसी ने 1 करोड़ का, तो वो नेगोशिएट करते हैं बाद में नॉमिनी से कि आप 1 करोड़ नहीं, आप 60 लाख रुपए ले लीजिए, या फिर छोटी कोई वजह निकालते हैं कि नहीं इस वजह से आपका क्लेम सेटल नहीं हो पा रहा, ये डॉक्यूमेंट कम है, ये लेकर आइए, वो लेकर आइए। तो ये 50 चीज़ें होती हैं। तो लेकिन क्लेम 3 साल के बाद अगर आया तो कभी उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। 3 साल के पहले आया है तो उसको रिजेक्ट करने का ग्राउंड हो सकता है कोई ऐसी वजह हो कि जिससे डेथ सर्टेन हो और उसने वो चीज़ छुपा के इंश्योरेंस ले लिया, तो हो सकता है क्लेम रिजेक्ट कर दें। लेकिन 3 साल के बाद कोई भी ग्राउंड पे क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती इंश्योरेंस कंपनी, ये बात ध्यान रखिए। ठीक, अब कौन कौन से फॉर्म्स लगते हैं डेथ क्लेम के सबमिशन में? पहला है क्लेम फॉर्म बाय नॉमिनी। नॉमिनी एक फॉर्म भरेगा डेथ क्लेम का फॉर्म, क्लेम फॉर्म बाय नॉमिनी। सर्टिफिकेट ऑफ बरियल और क्रीमेशन, आजकल इसको नहीं ज़्यादा वो करते, डेथ सर्टिफिकेट को ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, ट्रीटिंग फिजिशियंस सर्टिफिकेट, अगर कोई बीमारी है, कोई बीमारी से गए हैं, अगर लॉन्ग बीमारी है, अगर काफ़ी लंबी बीमारी है, तो जो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट दे रहा था उनका सर्टिफिकेट। ठीक, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है, घर पे डेथ हुई है, तो घर पे डेथ होने पे हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट नहीं लगता। ठीक है, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, ये भी जनरल केसेस में नहीं मांगा जाता है एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट भी। ठीक है,
उसके बाद सर्टिफाइड कोर्ट कॉपीज ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स विच आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेथ बाय एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो पुलिस की रिपोर्ट वो ज़रूर लगती है। अगर एक्सीडेंट से, रोड एक्सीडेंट से डेथ हुई है या कोई भी ऐसे एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो पुलिस की रिपोर्ट ज़रूर लगती है। ठीक है। जनरली आजकल क्या देखा गया है कि मैं बता देता हूँ आजकल जनरली क्या हो रहा है, ये तो हमको याद रखना है फॉर एग्जाम पर्पस, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस से बात करूँ तो जनरली डेथ सर्टिफिकेट, ये लिख लीजिएगा, डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल, आजकल 4-5 कॉपीज़ मिलती हैं तो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट लगता है। ठीक। उसके बाद एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो पुलिस रिपोर्ट। ठीक। हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, ये चीज़ें लगती हैं। ठीक है। क्लेम फॉर्म बाय नॉमिनी तो वो तो लगेगा ही। ठीक है। ये सब चीज़ें अपने को याद रखनी कि कौन कौन से फॉर्म सबमिट करने हैं डेथ क्लेम के टाइम पे, प्लस जो ओरिजिनल बॉन्ड है वो तो आपको सबमिट करना ही करना रहता है। ठीक। ओरिजिनल जो आपको सर्टिफिकेट, पॉलिसी सर्टिफिकेट मिला है वो। अब एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, रिजेक्शन ऑफ डेथ क्लेम। डेथ क्लेम रिजेक्ट क्यों हो सकता है आपका। ठीक। ये एक मेन कंसर्न होता है, एजेंट्स को भी मेन कंसर्न होता है, कस्टमर को भी मेन कंसर्न होता है कि हमारा डेथ क्लेम कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। भाई नॉमिनी को बड़ी प्रॉब्लम होगी, हमने इंश्योरेंस लिया नॉमिनी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, और हमारा डेथ क्लेम ही अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या मतलब रहेगा इंश्योरेंस लेने का। तो देखिए डेथ क्लेम कब रिजेक्ट होता है कि आपको कोई अंडरलाइंग डिजीज हो जो आपने छुपा ली हो। ठीक है। जो आपने फॉर्म में नहीं लिखी हो, नॉट मेंशन्ड इन प्रपोजल फॉर्म। ठीक। ये हो सकता है। दूसरा सुसाइड बिफोर 3 years। इसमें भी क्या है, हो सकता है, होगा ही होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी पास कर दे, हो सकता है नहीं करे, तो ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 3 साल के पहले, देखिए 3 साल के पहले तो सुसाइड भी कवर, 3 साल के बाद तो सुसाइड कर लिया तो भी वो कवर में आ जाएगा, लेकिन 3 साल के पहले अगर सुसाइड क्लॉज आता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है। ये बात होती है। और क्या बात हुई कि आप कोई रिस्की काम करने गए, आपने इंश्योरेंस ले लिया भाई मोरल हजार्ड वाला, कि भाई मैंने अब इंश्योरेंस ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ हिमालय पर चढ़ने के लिए या स्कूबा डाइविंग करने जा रहा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता लेकिन मैं स्कूबा डाइविंग करने जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो भी रिजेक्शन ऑफ डेथ क्लेम रिजेक्ट करने का रीज़न हो सकती हैं। तो अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आप क्विज़ दीजिए, इसके नीचे जो भी क्विज़ रहेंगी वो दीजिए। आप हर दिन आपने कवर किया है, और एक आखिरी जो वीडियो है वो अभी मैं अपलोड करूँगा, वो अभी आपको इसके बाद वाले सेशन में पता चल जाएगा। वो रहेंगी लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स, जो लास्ट मिनट आप पेपर देने के पहले जो टिप्स और ट्रिक्स रहेंगी कि किस तरीके से गैस करना है, वो उसमें कवर होगा। ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।